जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियां। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे बावरा मन भाग 30। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सविता बोली। हम सब समझ रहे हैं माँ। अरे आज हमारा बर्थडे है और आप भी क्या क्या लेकर बैठे हैं। हमारे लिए कुछ अच्छा सा नहीं बनाएंगे अपने हाथ का? वैसे भी हमने आपके हाथ का कुछ भी नहीं खाया है आज तक। जानू ने बात टाल दी तो सविता मुस्कुराई और किचन में उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई तो वही जानू के फोन पर करण का कॉल आ गया और जानू करण रिद्धिमा और उसके बाद जिया और घर के बाकी परिवार के लोगों से बात करने में बिजी हो गई। थोड़ी देर में जानू के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बन गया। वह लोग अभी नाश्ता के लिए बैठे ही थे कि तभी अभिमान और अंबिका का पूरा परिवार वहां आ पहुंचा। हैप्पी बर्थडे जाह्नवी। सब ने आते ही जानू को विश किया और उसे गिफ्ट दिए। जाह्नवी ने सबको थैंक यू बोला और एक नज़र अभिमान की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रहा था। तो कैसी चल रही है तैयारी? अंबिका ने जाह्नवी के गाल से हाथ लगाकर कहा। सब ठीक चल रहा है अम्मा जी। जानू बोली। तुम मुझे अम्मा जी मत बोला करो। अम्मा जी तो सबके लिए हूं पर अपने बच्चों के लिए तो माँ हूं ना। तुम मुझे मम्मी बोलो जैसे मुन्ना बोलता है या माँ बोलो, पर अम्मा जी बोलने पर थोड़ा सा अलग लगता है। अंबिका बोली। ठीक है। जानू बोली। तो बेटा अपना वादा याद है ना, दिया की शादी के बाद तुम्हें वापस घर आना है। वह घर तुम्हारे बिना सूना है और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम वापस आओ, तुम्हारे साथ हम रहे, एक दूसरे को जाने समझे। तुम्हारे साथ तो समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। सुधाकर ने कहा तो जानू के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आई तो वही दिया के चेहरे पर टेंशन। हाँ बेटा, अब बस दिया की शादी हो फिर तुम भी वहां आओ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी दोनों बहुएं घर में आकर घर संभाले तो मैं और अंबिका अब घर बार से और जिम्मेदारियां से रिटायरमेंट ले। अमृता ने कहा तो जानू हल्का सा मुस्कुराई पर कोई जवाब नहीं दिया। और हाँ, दिया के साथ साथ तुम्हें भी तो अब मेरे पैरों को की मालिश करनी होगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी पैरों पर खड़ा हो जाऊं। अब जब तुम और दिया हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चों को लाओगे तो उनके साथ में बैठकर नहीं दौड़कर खेलना है, अपने पैरों पर खड़े होना है। बताओ बेटा, अपने पापा की मदद करोगी ना? वैभव ने जानू के चेहरे से हाथ लगाकर कहा तो जाह्नवी की आंखों में नमी आ गई और उसने धीमे से अपनी गर्दन हिला दी। सब लोगों ने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद जाह्नवी उठकर कमरे में चली गई। अभिमान ने उसे जाते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे आया। हैप्पी बर्थडे जानू। अभिमान ने उसके पास आ उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। जानू ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार का बर्थडे तो तुम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हो, पर अगले बर्थडे पर सिर्फ मैं और तुम। और कितनी जबरदस्त पार्टी रखूंगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। अभिमान बोला। जानू ने उसकी आंखों में देखा और बाहर जाने लगी। अभिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कल कल जो तुमने कहा वो बस यूं ही गुस्से से कहा था न जानू, मजाक था न, वो झूठ बोली थी न तुम। अभिमान बोला। गुस्से में हम होश नहीं खोते हैं। मजाक का आपके साथ रिश्ता नहीं और झूठ बोलना हमारी आदत नहीं। जानू ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। जानू प्लीज खत्म करो न गुस्सा, माफ करो न मुझे प्लीज। अभिमान बोला। अगर हमारी जगह आप होते और हमने आपको धोखा दिया होता तब आप माफ करते। जानू बोली और हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर में वो लोग निकल गए। अभिमान बस उसे जाते देखता रहा। तारांकन 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 तारांकन। जानू धीरे धीरे करके तेजा, अर्जुन, सविता और हिना के साथ भी नॉर्मल हो गई थी। बीच बीच में अभिमान भी वहां आता रहता था पर उसके और जानू के बीच एक चुप्पी सधी हुई थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात ज्यादा नहीं कर रहा था। अभिमान अपनी तरफ कोशिश कर रहा था उसे मनाने की, पर जानू उसे इग्नोर कर गई तो अभिमान ने भी उसे परेशान नहीं किया। जैसा कि उसने सोचा था कि उसे पूरी तरीके से स्वतंत्रता देगा वही वह कर रहा था। एक हफ्ते का समय निकल गया था और इस एक हफ्ते में जानू अपने मन में काफी कुछ निर्णय ले चुकी थी। वह सब लोग हॉल में बैठे थे और जानू अंदर कमरे में दी थी कि तभी अभिमान आया। सविता चाची, यह बड़ी माँ और मम्मी ने दिया के लिए गहने और कपड़े भेजे हैं। अभिमान बोला। ठीक है बेटा, उसे दिया के कमरे में ही रख दो जाकर। सविता ने कहा क्योंकि वह जानती थी कि जाह्नवी वहां है और वह चाहती थी कि मान और जानू के बीच में बातचीत हो। अभिमान कपड़े लेकर दिया के कमरे में गया और बेड पर उसने कपड़े और गहने रख दिए। वापस लौटने को हुआ कि तभी जानू बाथरूम से बाहर निकली। जानू को देखते ही अभिमान के कदम रुक गए तो वही जानू भी वहीं पर रुक गई। अभिमान ने कुछ पल सोचा और फिर जानू के पास आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। जानू की आंखें फिर से बंद हो गई। क्यों कमजोर कर रहे हैं हमें मान?
जानू खुद से बोली, बहुत बेचैन है दिल तुम्हारे बिना। प्लीज चलो ना घर, भले बात मत करना पर तुम्हें देखकर ही जी लूंगा। बहुत मुश्किल है ऐसे तो। अभिमान बोला। जानू की आंखें भर आई पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज जानू कब तक नाराज रहोगी? माफ कर दो ना मुझे, घर वापस चलो ना प्लीज। अभिमान ने कहा। जानू ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम मुझे, फिर क्यों ये दूरी और नाराजगी है? मैं अपनी हर गलती मानता हूं, पर तुम इस बात को तो नहीं झुठला सकती कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम मुझे प्यार करती हो। अभिमान बोला। जानू ने उसकी आंखों में झांका। प्लीज जानू, खत्म करते हैं ना सब कुछ और नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। अभिमान ने कहा। प्लीज जानू, खत्म करते हैं ना सब कुछ और नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। अभिमान ने कहा। हमें थोड़ा समय चाहिए मान। ठीक है, जितना समय लेना है लो। वैसे भी तुम दादू से बोल कर आई थी ना कि दिया की शादी तक यहीं रहोगी, तो ठीक है, दिया की शादी होने के बाद तुम मेरे साथ चलना। मैं तब लेकर चलूंगा, तब तक तुम्हारा मन और ठीक हो जाएगा। अभिमान बोला। देखते हैं, जानू ने कहा। अभिमान ने उसके माथे को किस किया और जैसे ही उसके होठों पर झुका, जानू ने बीच में हथेली रख दी। क्या हुआ? अब क्या किस भी नहीं कर सकता? इतना पराया कर दिया। अभिमान बोला। प्लीज मान, बस मन कुछ ठीक नहीं। जानू बोली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब तुम्हारा मन हो, जो कुछ भी होगा सिर्फ तुम्हारी मर्जी से होगा, किसी भी तरह की ही कोई जबरदस्ती नहीं होगी, वादा कर रहा हूं मैं। प्लीज जानू, हमारे रिश्ते के बारे में सोचो और जल्दी से जल्दी घर चलो, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है मेरा। अभिमान ने वापस से उसे गले लगाकर कहा और फिर वापस निकल गया, क्योंकि उसे बहुत सारे काम थे। दिया के अलावा कोई नहीं जानता था कि जानू ने क्या निर्णय लिया है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोर जोर से चल रही थी। दिया बीच बीच में जानू को समझाती थी, पर जानू ने कुछ भी सुनने और समझने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया था। उधर लखनऊ में तारांकन अविनाश गोयल की तबीयत आज ज्यादा खराब थी, तो वो अभिनव के साथ डॉक्टर के पास आए। कैसी तबीयत है अब पापा की? अभिनव ने कहा। लास्ट स्टेज है कैंसर का, अब कुछ भी। कहते कहते डॉक्टर रुक गए। कहीं कोई उम्मीद? विदेश में? अभिनव बोला तो अविनाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अंतिम समय अपने बेटे के साथ बिताना है मुझे, डॉक्टर के साथ नहीं। अविनाश बोले और अभिनव के साथ घर आ गए। पापा आप क्यों जिद कर रहे हैं? हम इलाज करा सकते हैं विदेश जाकर भी। अभिनव बोला। हाँ करा सकते हैं, पर मुझे नहीं जाना है। अविनाश बोले। ये किस तरह की जिद है पापा? अभिनव ने उनका हाथ थाम कर कहा। जिद नहीं है, अभी करण से बात हुई थी, मेरी जल्दी ही हियरिंग की डेट मिलने वाली है और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे गवाही देने जाना होगा। अविनाश बोले। कोई भी गवाही, कोई भी काम आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं है पापा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप गवाही नहीं भी देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कोई और गवाह ले आएंगे वो लोग, पर आप अगर इलाज नहीं कराएंगे तो कुछ भी हो सकता है। अभिनव भावुक होकर बोला। इतना प्यार करते हो मुझे? अविनाश ने अभिनव के गाल से हाथ लगाया। आपको प्यार नहीं करूंगा तो किसे प्यार करूंगा पापा? आपके अलावा इस पूरी दुनिया में मेरा है ही कौन? अभिनव ने कहा तो अविनाश के चेहरे पर हल्का सा तनाव आ गया। तुम्हें अगर कुछ कहूं तो मुझसे नाराज तो नहीं हो जाओगे? अविनाश ने अभिनव के हाथ को मजबूती से पकड़कर कहा। मैं आपसे आज तक कभी नाराज हुआ हूं क्या पापा, जो अब होऊंगा? आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभिनव बोला तो अविनाश अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गए। क्या चाहिए पापा, मैं लाकर देता हूं ना, आप आराम कीजिए। अभिनव बोला। नहीं तुम बैठो, मैं लेकर आता हूं। अविनाश बोले और अपनी अलमारी से एक फाइल निकालकर ले आए। क्या है इसमें? अभिनव ने कहा। इस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी है और मैंने अपनी विल भी बनवा ली है। मेरे बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी, हर कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। अविनाश बोले। पर पापा इन सब की क्या जरूरत थी? आपका सब कुछ मेरा ही है और मेरा सब कुछ आपका ही। आपका बेटा हूं मैं, फिर इस तरीके की चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। अभिनव बोला। जरूरत थी बेटा, बहुत जरूरत थी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई भी आकर दावा करे कि यह सब कुछ उसका है, तुम्हारा नहीं। पर ऐसा कैसे? अभिनव बोला। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते और मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं जो काफी कुछ जानते हैं। मेरे जीते जी उनकी हिम्मत नहीं है कुछ भी बोलने की, पर मेरी मौत के बाद हो सकता है वह इस पूरी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करे और तुम्हें एक साइड कर दे। अविनाश बोले। आपकी कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही पापा। बस मैं इतना जानता हूं कि आपकी तबीयत सबसे पहले है। आप प्लीज अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, बाकी सब चीज बाद में, और यह पैसा, ये प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज आपसे बढ़कर नहीं है मेरे लिए।
अभिनव बोला, जानता हूं मैं कि तुम्हारे लिए मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक उसी तरीके से मेरे लिए भी तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है बेटा। और सिर्फ तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मुझसे कभी भी नफरत मत करना, तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। अविनाश ने भावुक होकर कहा, पर मैं आपसे नफरत क्यों करूंगा पापा? कोई बेटा अपने पापा से नफरत कैसे कर सकता है? अभिनव ने कहा, क्योंकि तुम सच्चाई नहीं जानते और अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊं। उसके बाद फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। अविनाश बोले तो अभिनव ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। अविनाश ने अभिनव का हाथ थाम उसे अपने पास बिठाया और वह फाइल खोलकर उसे कुछ पेपर दिखाने लगे। साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी, जिन्हें देखते हुए अभिनव के चेहरे के भाव बदल रहे थे और आंखों में आंसू भरने लगे। ऐसा नहीं हो सकता पापा, प्लीज बोलिए कि यह सब झूठ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अभिनव ने दुखी होकर कहा तो अविनाश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। काश कि यह सब झूठ होता है, पर यही सच है। तुम्हारे पापा का की जिंदगी का एक काला सच, एक बहुत बड़ा गुनाह जो मैंने अपने स्वार्थ में आकर कर दिया। अब मैंने जैसा तुमसे कहा था तुम्हारे हाथ में है, तो मगर मुझे छोड़कर जाना चाहो तो जा सकते हो। अविनाश बोले, काश कि यह सब झूठ होता है, पर यही सच है। तुम्हारे पापा का की जिंदगी का एक काला सच, एक बहुत बड़ा गुनाह जो मैंने अपने स्वार्थ में आकर कर दिया। उसका सच यही है, अब मैंने जैसा तुमसे कहा था तुम्हारे हाथ में है निर्णय। तुम अगर मुझे छोड़कर जाना चाहो तो जा सकते हो। अविनाश बोले और अभिनव की तरफ देखा। कोई भी सच इस सच को नहीं बदल सकता पापा कि आप मेरे पापा हो और मैं आपका बेटा। अभिनव बोला, फिर भी मेरी मौत के बाद? अविनाश बोले, जब तक किसी की जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होगा, ये सच मेरे और आपके बीच ही रहेगा। मेरी पहचान सिर्फ आपके नाम से है और आपके नाम से ही रहेगी। मैं हमेशा से अभिनव अविनाश गोयल था और हमेशा वही रहूंगा, वादा करता हूं। अभिनव ने कहा तो अविनाश ने उसे वापस से अपने गले लगा लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, पर हो जाता है ना कभी कभी। इंसान स्वार्थी हो जाता है और बस उस समय में मेरे मन में भी एक छोटा सा स्वार्थ आ गया था और उसी में मैं गलती कर बैठा और उसके बाद उस गलती को छुपाते हुए झूठ पर झूठ बोलता चला गया। अविनाश बेहद दुखी थे। भूल जाए वह सब बात पापा, आपने कोई गलती नहीं की, कुछ भी गलत नहीं किया है, आपने सब सही किया है। अभिनव ने अविनाश को समझाया और फिर उन्हें दवाई देकर बिस्तर पर लेटा दिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। दिल और दिमाग बेचैन था और आंखें भरी हुई थी। अभी भी कानों में अविनाश की कही हुई बातें गूंज रही थी। वह अपनी धुन में ही खोया था कि तभी उसका फोन बज उठा। फोन पर गुंजन नाम फ्लैश हो रहा था। अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने फोन पिक कर, कैसी है मेरी दिमाग की डॉक्टर? अभिनव ने कहा, मैं तो ठीक हूं, पर तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? सामने से एक लड़की की आवाज आए। कुछ नहीं, बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। अभिनव बोला, हाँ तो बस कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर हम शादी करने ही वाले हैं। वैसे भी एंगेजमेंट तो हो चुकी है। एक बार इस मनोचिकित्सक को अपने घर ले आओ, फिर तुम्हारे दिमाग को एकदम स्वस्थ रखूंगी मैं। गुंजन ने खिलखिलाकर कहा तो अभिनव भी अपनी सारी टेंशन्स भूलकर उसकी हंसी में खो गया। चाहता तो मैं भी हूं जल्द से जल्द शादी करूं, पर तुम ही ने कहा ना कि अभी तुम्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तुम कोई रिसर्च वर्क कर रही हो, उसके लिए तुम अभी ग्वालियर में ही रहोगी। मैं तो अभी अगले 6 महीने तक ग्वालियर में ही रहूंगी। हाँ, पर तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम चाहो तो लखनऊ से यहाँ आकर मेरे साथ रह सकते हो और शादी कर सकते हैं हम। गुंजन बोली, तुम तो जानती हो पापा की तबीयत कैसी है। हमारी सगाई तो उन्होंने करवा दी और वह भी चाहते हैं कि शादी उनके सामने ही हो जाए, पर उनकी गिरती हुई हालत को देखकर लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। अभिनव ने कहा, अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है तो हम शादी तुम जब बोलो तब कर सकते हैं। उसके बाद मैं ग्वालियर में रह लूंगी। बाकी जब कभी भी मिलना हो पाएगा या वीकेंड पर हमारी मुलाकात होती है रहेगी। गुंजन बोली, हाँ ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, बाकी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अभी अपने रिसर्च वर्क पर ध्यान दो। एक बार शादी हो गई उसके बाद तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, जानती हो ना तुम। अभिनव ने रोमांटिक अंदाज में कहा। गुंजन मुस्करा उठी, और तुम्हारे घर जो किराएदार आने वाली थी आ गई क्या? अभिनव बोला, अभी नहीं, पर आ जाएगी इस हफ्ते। हमारे घर पर एक रूम ऊपर खाली था और उसे फैमिली वाला घर चाहिए था, तो हमने दे दिया। अब मैं और मम्मी ही तो है, बाकी शीतल दिल्ली चली गई है। शीतल की फ्रेंड की बहन है वो। गुंजन बोली, अच्छा, साली साहिबा की परिचित है।
अभिनव बोला और फिर दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। गुंजन के साथ बातचीत करते हुए अभिनव अविनाश के साथ हुई सारी बातों को अपने दिमाग से निकल चुका था और उसका दिमाग फिर से नॉर्मल हो गया था। जो दर्द और तकलीफ वो महसूस कर रहा था गुंजन की खिलखिलाहट के आगे वह खो गया था। गुंजन और अभिनव एक दूसरे को 1 साल से जानते थे। गुंजन जहां मनोचिकित्सक थी और किसी केस के सिलसिले में ही लखनऊ आई थी, तभी उसकी अभिनव से मुलाकात हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। जब अविनाश को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी दोनों की सगाई करवा दी और शादी के लिए 6 महीने बाद की तारीख तय कर दी गई, क्योंकि गुंजन का कोई रिसर्च वर्क चल रहा था जो कि वह ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से ही कर रही थी, इसलिए अभी वह लखनऊ आकर नहीं रह सकती थी। अभिनव को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए दोनों की शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। इसी बीच अविनाश की तबीयत खराब रहने लगी और डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताया जो कि लास्ट स्टेज पर था। पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहे थे कि अभिनव कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। एक तरफ उसकी खुशहाल जिंदगी अपने पापा के साथ बीत रही थी तो वही उसकी लव लाइफ गुंजन के साथ बहुत ही अच्छी चल रही थी, तो वहीं पिछले कुछ दिनों से एकदम से टेंशन वाला माहौल हो गया था। खास तौर पर जब से करण और रिद्धिमा अविनाश से मिलने आए थे तब से अविनाश और भी ज्यादा परेशान रहने लगे थे और उनको परेशान देखकर अभिनव को भी टेंशन होने लगी थी। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ अविनाश गोयल तक सीमित थी और वह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके की टेंशन अविनाश को हो, पर आज अविनाश ने जब उसे सच्चाई बताई तब से अभिनव के दिमाग में एक और बात चलने लगी थी। अपने अस्तित्व का सच जानने के बाद अभिनव थोड़ा सा और बेचैन हो गया था, पर गुंजन जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका व्यक्तित्व। अभिनव के मन की पूरी टेंशन उसने अपनी लच्छेदार बातों से मिटा दी। अच्छा ठीक है, अभी रखती हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लूँ। तुम तो अपनी बातों में ऐसा उलझा लेते हो कि कुछ याद ही नहीं रहता। गुंजन बोली। अच्छा, मैं अपनी बातों में उलझा लेता हूँ कि तुम अपनी बातों में उलझा लेती हो? चलो कोई बात नहीं, अपनी स्टडी पर ध्यान दो, आता हूँ जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए, अभिनव ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। उधर तेजा और अभिमान दोनों के घर पर शादी की तैयारी चल रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। रिद्धिमा और करण की ड्यूटी सीएम की स्पेशल रैली में लगी थी तो वो नहीं आ पाए। बस रमा शादी में शामिल होने आई थी। धूमधाम से दिया और श्रेयांश की शादी पूरी हो गई और उसी के साथ विदाई का समय आ गया। अभिमान ने सोचा था कि उस दिन जाह्नवी ने तलाक की बात यूं ही गुस्से में बोल दी, क्योंकि उसके बाद से जानू ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी और न ही कोई गुस्सा उसे दिखाया था और न ही दोबारा से तलाक की बात कही थी। अभिमान और उसके पूरे परिवार को पूरी उम्मीद थी कि दिया की शादी होते ही जानू वापस घर आ जाएगी और वह दिया की विदाई के साथ साथ जानू की विदाई की भी उम्मीद लगाए बैठे थे। विदाई की तैयारी हो गई और दिया का सारा सामान उसके बैग वगैरह निकालकर बाहर रख दिए कि तभी जानू भी अपने हाथ में एक छोटा बैग लेकर बाहर आई। सबके चेहरे पर जानू के हाथ में बैग देखकर मुस्कुराहट आ गई, यह सोचकर कि जाह्नवी ने अंबिका के घर यानी कि अभिमान के साथ जाने का मन बना लिया। चलो भाई तेजा, अब दोनों बेटियों की विदाई एक साथ कर दो, हमारी बड़ी बहू भी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार है, अंबिका ने जानू की तरफ देखकर कहा तो जानू ने गहरी सांस लेकर दिया को देखा। दिया ने आंखों ही आंखों में उसे रिक्वेस्ट की कि वह ऐसा न करे, पर जानू ने उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। माफ कीजिएगा अम्मा जी, पर हमारी विदाई इस घर से हो रही है पर आपके घर आने के लिए नहीं हो रही। हम यहाँ से जा रहे हैं लेकिन आपके घर नहीं आ रहे हैं, जानू ने मजबूती के साथ कहा तो सब ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब बेटा, क्या कहना चाह रही हो तुम? सुधाकर ने जानू के पास आकर कहा। माफी चाहूंगी दादू, आपके साथ मिसबिहेव करने का मैं का हम सोच भी नहीं सकते, पर मजबूर हैं हम उस घर में नहीं आ सकते, हमने तय कर लिया है कि अब हम वापस वहां नहीं आएंगे, जानू ने कहा। पर बेटा ऐसी भी क्या बात है, जो हुआ उस सब की सच्चाई तुम जानती हो, उस बात को कब तक पकड़ कर बैठे रहोगी? खत्म करो ना वह सारी बात और अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। वैभव बोले। आपकी हर बात से हम सहमत हैं पापा, इसलिए नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसलिए जो कुछ बीत गया उससे भूल जाना चाहते हैं और उस बीते हुए कल में वह पल भी है जो हमने मान के साथ बिताए थे। हम अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहते हैं और खुद को तलाशना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोगों के साथ नहीं आ सकते, जानू ने शांति से कहा। अभिमान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, वह बस आंखें फाड़े जानू को देख रहा था। पर बेटा, जब तुमने सबको माफ कर दिया है, सबको अपना लिया है, तो तुम मुन्ना को माफ क्यों नहीं कर पा रही हो? उसकी भी तो उतनी ही गलती है जितनी बाकी सबकी।
या कहना चाहिए उसकी गलती तो और भी कम है। जब तुम हम सबको माफ कर चुकी हो, तेजा को माफ कर चुके हो, अर्जुन को माफ कर दिया, तो अभिमान के साथ यह नाराजगी क्यों? अमृता ने जाह्नवी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपको गलतफहमी हुई है बड़ी माँ। हमने किसी को माफ नहीं किया है, ना ही पापा को, ना ही अर्जुन भाई को और ना ही मान को। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। जानू बोली, क्या कह रही हो जानू? ये सब क्या बकवास है? अभिमान से सहन नहीं हुआ तो उसने जाह्नवी के सामने आकर कहा, हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं और पूरे होशो हवास में कह रहे हैं। हमने ना ही आपको, ना ही पापा को और ना ही अर्जुन भैया को माफ किया है और ना ही हम माफ कर पाएंगे। इसलिए हम आप लोगों में से किसी के साथ नहीं रहेंगे। हाँ, हम मानते हैं कि वह घर छोड़कर हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि हमने दिया से वादा किया था कि उसकी शादी की हर रस्म में हम रहेंगे। दूसरा, सालों बाद हमने अपने माँ और पापा को पाया था। भले यहाँ पर भी धोखा था, सब झूठ था, सब फरेब था, पर फिर भी अपने माँ और पापा के साथ कुछ दिन रहने का मोह हम छोड़ नहीं पाए। अपनी बहन के साथ कुछ दिन रहना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर आ गए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने इन लोगों को माफ कर दिया या हमने आपको माफ कर दिया है। जब हमारा मन अच्छा होगा हम माफ कर पाएंगे तो ठीक है, वरना हमने ये तलाक के पेपर साइन कर दिए हैं। हमारी तरफ से आप आज़ाद हैं। जानू ने अपने बैग से तलाक के कागज निकालकर अभिमान के हाथ में देते हुए कहा, जाह्नवी बेटा ये सब क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? रमा ने जानू को समझाते हुए कहा, मम्मी प्लीज, हम अभी किसी की बात ना ही सुनने की स्थिति में हैं, नहीं समझने की, इसलिए आप हम पर दबाव मत डालिए। जानू ने कहा, प्लीज जानू बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। इस तरीके से चीजें खत्म नहीं की जाती हैं, तो इस तरीके से क्यों कर रही हो? तेजा बोला, ये सारे निर्णय सोच समझ के लिए जाते हैं, तुम गलती कर रही हो। अंबिका ने कहा, क्या आप लोगों ने सोच समझकर निर्णय लिए थे जब बदले के बारे में सोचा था? क्या आपने सोच समझकर निर्णय लिया था जब हमें टारगेट किया था? जब आदमी भावनाओं में बहता है तो गलतियां करता है। अगर हम गलती कर रहे हैं तो गलती ही सही, पर हमारी गलती से किसी की जिंदगी की डोर नहीं जुड़ी और हमें अब यहाँ पर आप लोगों के साथ नहीं रहना है। हमने अपना रहने का इंतजाम कर लिया है और नौकरी का भी, और हम वहीं पर जाकर रहेंगे। जानू बोली, क्या इंतजाम कर लिया है? कहाँ इंतजाम कर लिया है? आज तक कभी अकेली रही नहीं हो, दुनिया देखी नहीं है। अभिमान बोला, तभी तो धोखा खा गए, क्योंकि दुनिया नहीं देखी थी, पर अब देखना चाहते हैं दुनिया को भी। जानू मजबूती से बोली, क्या बकवास किए जा रही हो? मैं तब से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि अब रुकोगी। इतने दिनों तक शांत था कि तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा तो तुम घर वापस आ जाओगी, पर इस तरह की बेवकूफ़ी मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। वाइफ हो मेरी, यूं ही नहीं छोड़ सकता दुनिया की भीड़ में। अभिमान ने उसके कंधे पकड़ के कहा, हमने कहा ना, हमने आपको अपनी तरफ से आज़ाद कर दिया है। आप आज़ाद हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ हम भी चाहते हैं कि हमें भी हमारी जिंदगी में अपने तरीके से रहने दिया जाए। बहुत चीजें हम औरों के हिसाब से करते रहे, कभी पापा के हिसाब से, कभी मम्मी के हिसाब से, कभी आपके हिसाब से, कभी आपके परिवार वालों के हिसाब से। अब हमारी लाइफ का डिसीजन कोई और नहीं करेगा, हमारी लाइफ का डिसीजन हम खुद करेंगे। जानू ने कहा, नहीं मानता, मैं ये सब नहीं दूंगा तुम्हें तलाक। क्या समझती हूँ खुद को इतना आसान है क्या रिश्ते को तोड़ना? अभिमान गुस्से से तलाक के पेपर फाड़ते हुए बोला, आप एक बात नहीं जानते मिस्टर अभिमान बाजपाई, रिश्ते न ही कागज पर बनते हैं और ना ही कागज पर खत्म होते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं, और दिल से हमारे रिश्ते के अंदर इतनी बड़ी दरार आ चुकी है जो शायद कभी नहीं भर पाएगी। फिर आप इन कागजों पर साइन करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है? ये कागज तो हमने आपकी सहूलियत के लिए दिए थे, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। रही बात हमारी, तो हमारा तो हर रिश्ते से इस कदर विश्वास टूट चुका है कि अब हम चाहकर भी कभी किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं रख पाएंगे। जानू ने कहा और अपना बैग लेकर जाने लगी। जानू प्लीज मेरी बात सुनो, क्यों कर रही हो ऐसा? प्लीज जानू, खत्म करो ना ये सब। कह रहा हूं ना, मैं तुमसे गलती हो गई, माफी मांग रहा हूं ना, फिर क्यों कर रही हो ऐसा? अभिमान ने आगे बढ़कर फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आप सबको गलत लग रहे होंगे, हम सारी दुनिया को हम गलत लग रहे होंगे, पर हमारा दिल अभी गवाही नहीं दे रहा है कि हम आपके साथ रहे। नहीं रह पा रहे हैं हम, नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ कंफर्टेबल। जाह्नवी ने कहा, ओके, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम यहीं रहो, तुम तेजा चाचा के घर रहो, पर प्लीज तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो जानू, बाहर खतरा है।
तुम सेफ नहीं रहोगी। तुम यहाँ रहो ना, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है मत रहो। अपने मम्मी और पापा के साथ रहो, अर्जुन के साथ रहो, यहाँ रहो इस घर में जैसे अब तक रह रही थी। अभिमान को जब लगा कि जानू भी उसकी बात नहीं सुनेगी तो उसने कहा, नहीं हम यहाँ पर भी नहीं रहेंगे। अगर हम आपके साथ नहीं रह सकते तो इन लोगों के साथ भी कैसे रह सकते हैं? आखिर आप सब हैं तो एक जैसे ही। आप सब ने काम एक सा ही किया है, फिर एक को सजा और दूसरे को माफी, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ हम किस लिए रह रहे थे आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हमने दिया को वादा किया था कि उसकी शादी के हर प्रोग्राम में हम साथ में रहेंगे। दूसरा इंसान ही है ना, थोड़ा सा लालच आ गया था अपनी माँ के साथ रहने का, बस और कोई भी बात नहीं। बाकी हमारे लिए जैसे आप हैं वैसे ही ये लोग हैं, और हमारे दिल में किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है। जानू ने कहा और अपना बैग लेकर आगे बढ़ी। तुम ऐसे नहीं जा सकती जानू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अभिमान ने एकदम से आगे बढ़कर कहा, अगर आप जिद करेंगे तो मजबूर होकर हमें भी कानून का सहारा लेना पड़ेगा और हमें ये साबित करना होगा कि आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। हमारी शादी धोखे से हुई थी और कानून हमें तलाक जरूर दे देगा। जानू सख्ती से बोली, और कौन कहेगा ये सब? कौन देगा तुम्हारे पक्ष में गवाही? कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात को। अंबिका नाराजगी से बोली, मैं दूंगी जानू के पक्ष में गवाही, क्योंकि यहाँ गलत जानू नहीं है। आपके साथ रहना ना रहना उसका खुद का डिसीजन है, लेकिन यहाँ गलत वह नहीं है। दिया बोली। दिया, श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा। इस बात के लिए अगर तुम भी चाहो तो हमारा रिश्ता खत्म कर सकते हो, पर मैं जाह्नवी का ही साथ दूंगी और उम्मीद करूंगी कि तुम भी मेरा साथ दो। दिया बोली तो श्रेयांश ने एक नज़र अभिमान और अंबिका को देखा और फिर वह भी जाकर दिया के पास खड़ा हो गया। मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका और भाभी का रिश्ता बना रहे, पर अगर आप लोगों ने भाभी के साथ किसी भी तरीके की जबरदस्ती की तो दिया के साथ साथ मैं भी भाभी का ही साथ दूंगा। श्रेयांश ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंबिका गुस्से से बोली, प्लीज छोटी माँ, अगर आपको भाभी को मनाना है तो उनका दिल जीतने की कोशिश कीजिए। उनकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश कीजिए, ना कि उन्हें डरा कर धमका कर अपने साथ ले जाने की या उन्हें मजबूर कर। दिल के बंधन जोड़िए, अधिकार के नहीं। श्रेयांश ने कहा तो बाकी सब लोग खामोश हो गए। प्लीज जाह्नवी एक बार फिर से सोच लो। अंबिका ने कहा, नहीं मम्मी जाने दीजिए उसे। श्रेय बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर उसका विश्वास खोया है तो मुझे उसका विश्वास हासिल करना होगा। मुझे सभी चीजों खुद ठीक करनी होगी। उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं होगी। तुम जा सकती हो जानू, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरी जिंदगी में वापस आना, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमेशा इंतजार करता रहूंगा। अभिमान ने कहा। जानू ने भरी आंखों से उसको देखा और फिर अपनी आंखों में आए आंसुओं को धीमे से पोंछकर बाहर रोड पर खड़े ऑटो में बैठ गई और वहां से निकल गई। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।